अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल है आप लोगों आपको का? पता है कि जरा नौजवानों में टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट कम है, बुजुर्गों में टिल डेट बहुत ज्यादा है। एंड कल माय अब्बा थॉरोली एंजॉयड, हाँ मुझे भी है आप ये कह सकती हैं, लेकिन कल मेरे वालिद साहब ने बहुत ज्यादा क्रिकेट एंजॉय की क्योंकि पाकिस्तान डिड सो वेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच। ऑलमोस्ट आई वुड लाइक टू से, और ये सिर्फ एक दिन की जजमेंट पे, उस पे परफॉर्मेंस पे हम बेस कर रहे हैं अपनी जजमेंट के। शान मसूद जो हैं हमारे कप्तान, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रिडीम किया कल, मतलब 150 रन उन्होंने मारे हैं। I think that he did redeem himself a little. अब्दुल्ला शफीक की भी जबरदस्त सेंचुरी रही और उनकी तरफ से भी एक बड़ी लॉन्ग ड्यू थी ऐसी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, जिसके बारे में सर्टनली कोई भी ये राय नहीं रखता था कि ये हमें टफ टाइम नहीं देंगे। तो स्ट्राइक रेट जो थी वो ऑलमोस्ट 85 की थी शान मसूद की, बिकॉज उन्होंने 177 पे 151 रन्स जो हैं वो किए हैं। हाउएवर आई डू फील दैट पूरा जो एक मजमूई स्कोर था वो कल 400 तक तो पहुंचना चाहिए था, तो उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस था कि फर्स्ट डे यू डूइंग सो वेल, तो क्रॉस 400 समहाउ हुआ नहीं। चलेंगे इस पे हम जरा सर्टनली एक्सपर्ट राय लेंगे कि कितना होना चाहिए था कितना नहीं, लेकिन वी डिड वेल एंड होपफुली जिस चीज का आगाज अच्छा हुआ है उसका अंजाम भी हमारे फेवर पे होगा, यानी हमारी जीत के साथ होगा इंशाल्लाह। ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के नाकाबिले, बहुत ही वैसे तो बुरे हालात हैं उनके, तो नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार करते हैं। तमाम सियासी जमातें इजरायली अफवाज के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला और तनाज़े के पुरअमन और मुज़ाकराती हल का मुतालबा करती हैं। पाकिस्तान का शुरू दिन से मुतालबा रहा है, हमेशा से क़ायद आज़म के ज़माने से पाकिस्तान बड़ा फर्मली बिलीव करता है फ़लस्तीनियन कॉज में, और आज भी ये सिलसिला जारी है। एवरीबडी वाज देयर एक्सेप्ट ऑब्वियसली पीटीआई, वन पार्टी ऑल पार्टीज जिसको कहते हैं कि ऑल पार्टीज वर देयर एक्सेप्ट वन। अच्छा, अब जो हमने बात करनी है ये बड़ी, ये हमें हमेशा से वैसे शक था कि कुछ इसी किस्म की चीज़ हो रही है। खैर आपको पहले डिटेल बता दें कि रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा से जिनसी ज़्यादती और कत्ल के मुल्ज़मान की सज़ा से बचने की कोशिशें बज़ाहिर कामयाब होती नज़र आ रही हैं, और ये केस भी अदालती निज़ाम की कमज़ोरियों की नज़र होता महसूस हो रहा है। अब आपको थोड़ी सी डिटेल देते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मुल्ज़मान जो है वो कह रहे हैं, अब उनका क्लेम ये है कि सुलहनामा है, बिल्कुल जी, एक फेक सुलहनामे का सहारा जो है वो लेकर बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंध हाई कोर्ट खुद नोटिस केस में मकतूल फातिमा के वालिदैन ने कल जाली सुलहनामे का पोल जो है वो बिल्कुल खोल दिया, और मकतूल बच्ची की वालदा ने अदालत को बताया कि उन्हें डरा धमका कर सुलहनामे पर दस्तखत कराए गए हैं। ये अब बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का केस जो इस तरह सामने आया है, क्योंकि बहुत से केसेस होते हैं जिनमें सुलहनामा हो जाती है और बताया यही जाता है कि बड़े एमिकेबल इन्वायरमेंट में ये सुलहनामा जो हुआ है। इसमें बच्ची के वालिदैन ने बता दिया है। इससे पहले मकतूला फातिमा के वालिदैन ने 29 जून को ATC में जमा कराए गए हलफनामे में बच्ची की मौत को तबई भी करार दे दिया था। कुछ अर्सा पहले बच्ची के वालिद ने भी लेन देन की बात की थी। उस वक्त की ज़रा थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या बातें हुई थी तब। ये वही कना से साहब जो बाबा मदर मॉडल स्कूल में जो सरवर मेमोना हाँ सरवर मेमोना का तव्हां पुछो तव्हांखे कंहिं ॾिनी आहे इहा अमानत। सिंध हाई कोर्ट ने फातिमा कत्ल केस की मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद में तैयबा तशद्दुद केस हो या कंदील बलोच का कत्ल हो, मशकूक सुलहनामे का ये निज़ाम मुजरिमों की रिहाई का आसान जरिया है, आज भी है। अभी एक और भी केस था ताज़ा मिसाल उसकी। उधर सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फातिमा के कत्ल को रियासत के खिलाफ जुर्म तस्वर करते हुए इस मामले में खुद फरीक बने। रियासत और तमाम तर शवाहिद और सबूत होने के बावजूद मुल्ज़िमान अगर इसी तरह सज़ाओं से बचते रहेंगे तो ये सोचना भी मुहाल होगा कि माशरे से जुर्म कम होगा। मुझे ये बता दीजिए कि जिसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास पैसा है, अगर वो हर मर्तबा बच निकल रहा है तो फिर निज़ाम अदल कैसे कायम रह सकता है। और अगर सुलहनामे की एक ऑप्शन है तो वो कहीं से भी पैसा, अगर वो इतना इन्फ्लुएंशियल और इतने पैसे वाला ना भी हो तो वो कुछ भी करेगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसको एक ऑप्शन यहाँ दी हुई है।
तो सुलहनामे की ऑप्शन एज लॉन्ग एज इट इज़ देयर तो ऑब्वियसली जो बच सकता है वो अपने आप को बचाएगा। यासिर फारूकी हमारे साथ हैं रानीपुर से, जो इस मामले को कवर करते रहे हैं। यासिर बताइएगा क्या सूरत हाल बनी है? शुरू में बताया गया सुलहनामा हो गया, अब बता रहे हैं वालिदैन के ज़बरदस्ती कराया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये गुज़िश्ता साल अगस्त का वाक़या है और डे फर्स्ट से ही, क्योंकि मुल्ज़िमान इंतहाई बाअसर हैं, सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सिंध की बड़ी गद्दी के जानशीन हैं, तो उनकी जानिब से पहले दिन से ही प्रेशर दिया जा रहा था बच्ची के वालिदैन को। लेकिन मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इस केस को उठा के रखा हुआ था, तो उनकी बात बन नहीं पा रही थी। फिर जब ये केस चलना शुरू हुआ और मीडिया और सोशल मीडिया की जानिब से ये मामला थोड़ा ठंडा होता दिखाई दिया, तो दोबारा से वालिदैन पे इंतहाई प्रेशर रखा गया। हमने ये भी रिपोर्ट किया कि उनके गांव में रात के औकात में 1 से 2 बार हवाई फायरिंग भी कराई गई। उन्हें थ्रेट देने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए गए और उन्होंने काफी लंबे अरसे तक स्टैंड लिए रखा कि वो मुल्ज़मान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन तकरीबन जून से कबल हमारे ज़राए बताते हैं कि वालिदैन को ज़बरदस्ती रजामंदी कराई गई एक बड़ी रकम के तहत, और पहली किस्त की जो रकम तय की गई थी उसकी 1/4 अदायगी भी वालिदैन को कर दी गई। जिसके बाद जून में जब समाअत हुई तो बच्ची के वालिदैन ने हल्फनामा बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें लिखा था कि वो समझते हैं कि ये जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं ये बेकसूर हैं, उनकी बच्ची की तबई मौत हुई है और जो FIR काटी गई है, पुलिस ने जो है उनसे साइन ले लिए थे सादे पेपर पे, उन्हें नहीं पता था कि FIR में क्या लिखा गया है, और अदालत इन मुल्ज़िमान को जमानत देना चाहे तो उन्हें एतराज नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि ATC के जज ने उसके बावजूद इन मुल्ज़िमान को जमानत नहीं दी, जिसके बाद मुल्ज़िमान की जानिब से जिन लोगों ने ये सुलहनामा कराया था खुफिया तौर पे बाकी जो अदायगी करनी थी वालिदैन को वो रोक दी गई। जिसके बाद एक दूसरी डील उन लोगों की जानिब से जो इस केस के गवाहान थे उनसे की गई। ये भी बताऊं कि पहली जो डील हुई थी उसमें गवाहान को बिल्कुल साइड लाइन रखा गया था। इस बात में इनके आपस में भी कुछ चपकलिश सुनाई दी कि वालिदैन और जो गवाहान जो कि करीबी अजीज भी बताए जाते हैं उनके दरमियान। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, हाउ मच मनी आर वी टॉकिंग अबाउट? अगर पैसे ही लिए जा रहे हैं, अगर तस्वीया ही हो रहा है, तो क्या करोड़ों की बात एटलीस्ट हो? देखें, हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये डील जो वालिदैन से हुई थी वो 2 करोड़ रुपए में हुई थी, और पहली किस्त की अदायगी जो 50 लाख रुपए वो वालिदैन को कर दी गई थी, और दूसरी जो बाकी रकम थी वो जब एक फाइनली ये जरूर बता दें यासिर कि अगर पहली किस्त वो ले चुके थे तो अब वो कैसे कह सकते हैं कि हमें जबरदस्ती, उन्होंने कहते वो उसका जिसको कहते हैं ना फ्रूट वो चख चुके हैं, वो पैसे ले चुके हैं एक दफ़ा, इस बात को 1 साल हो चुका है, तो अब कैसे वो कह सकते हैं कि जी हम पे तो बड़ा दबाव था और उसके प्रेशर में आके हमने किया? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। आपने पैसे कैसे लिए फिर? देखिए, मामला यही हुआ था कि उनका कहना था कि जब जमानत हो जाएगी बाकी अदायगी तब की जाएगी, लेकिन ATC के जज ने उसके बावजूद जब जमानत नहीं दी और ये केस चलता रहा तो बाकी जो अदायगी करना थी मुल्ज़िमान की जानिब से वो अदायगी वालिदैन को नहीं हुई, और उसके बाद मुल्ज़िमान की जानिब से जो लोग ये मामला बातचीत तय करा रहे थे उन्होंने एक दूसरी डील जो गवाहान थे इस केस के उनसे की, 15-15 फी लाख गवाहान को दिए, जिसके बाद गवाहान भी अपने बयानात से मुकर गए ATC में जब समाअत हुई, जिसके बाद जज ने जो है तमाम जो दहशतगर्दी की दफात थी वो खत्म कर दी और ये केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल किया। अदायगी जो दूसरी किस्त की बताया जाता है वो नहीं हुई, जिसके बाद वालिदैन एक बार फिर से दोबारा अपना स्टैंड उन्होंने ले लिया कि अब हम मुल्ज़िमान को सजा दिलवा के ही रहेंगे। लेकिन हमारे बावसूख जरा इस बात को करते हैं कि पहले उन पर प्रेशर काफी अरसे तक रखा गया, उन्होंने काफी अरसे तक इस प्रेशर को सस्टेन किया और वो इस प्रेशर में नहीं आए, लेकिन मुख्तलिफ जब हरबे आजमाए गए, लालच भी दी गई, तो 2 करोड़ रुपए में ये डील तय हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका। वो जो हम उसके वालिद को गुफ्तगू भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे पता नहीं सर्वर के पास अमानत पड़ी है, उससे पूछा जाए। रिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे मालूम करेंगे और ये जानेंगे कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है जालिम के बच निकलने का।
ये रास्ता कैसे रोका जा सकता है? क्या कोई कानून साजी होगी? क्या ऐवान से ही कुछ आएगा? किस तरह से इस पे गौर किया जा सकता है कि ये जो बेदरीग इस्तेमाल है सुलहनामों का, और इसमें हमेशा क्या होता है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास पैसा है, वो बच निकले। रिदा सलाम रिदा, अच्छा जी, थोड़ी देर में रिदा ने हमें ज्वाइन कर लेना है, लेकिन डेफिनेटली पहला सवाल तो यही बनता है। रिदा, आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी रिदा, ये बताइएगा कि ये हम सोच रहे हैं कि हमेशा जो ताकतवर होते हैं वो इस किस्म के केसेस से पूरा वो जुर्म करके आराम से निकल भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये कानून में ऑप्शन होती है सुलहनामे की। अब ये ना हो तो ऑब्वियसली ज़रा मुश्किल पड़ जाए उन लोगों को, और उसके बावजूद फिर बहुत ज़्यादा धमकाना, कोई अगर ना इसको एक्सेप्ट कर रहा हो, जैसे कि इस केस में अब लग रहा है, तो उनको धमकियां देना कि आप सुलहनामा पे साइन करें एंड ऑल दैट, ये ऑप्शन ही ना हो तो ये बात यहाँ तक आए ना, क्योंकि कितनी बार हमने देखा है कि लोग निकल गए हैं। देखिए हुमा, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो कानून है वो इस बात की गुंजाइश देता है, मगर मेरी नज़र में हमारी अदालतों की भी कुछ जिम्मेदारी है। अब आम तौर पे केसेस में ये होता है कि अदालत के सामने एक दरख्वास्त जाती है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट करनी है, मगर जब अदालत के सामने ये दरख्वास्त जाती है केसेस में, वो ये नहीं देखते कि क्या ये एक जेन्युइन दरख्वास्त है या क्या किसी के ऊपर दबाव डाला गया है, प्रेशर डाला गया है, और उस वजह से उन्होंने ये जो दरख्वास्त है वो सबमिट की गई है। तो मेरी नज़र में अदालतों पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अदालतें ज़्यादातर यही करती हैं कि उनके सामने कोई सुलहनामा की दरख्वास्त आती है और वो उस पर एक तरह से रबर स्टैम्प कर देते हैं, और ये नहीं देखते कि क्या ये एक जेन्युइन दरख्वास्त है या नहीं। और हमने अपने माजी में ऐसे बहुत से केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे प्रेशर, ताकत, पैसा इस्तेमाल किया गया हुआ है। और ऐसा सबसे मेरी नज़र में एक केस जो था रेमंड डेविस का केस, जिसमें एक सीआई कॉन्ट्रैक्टर आपके मुल्क में आके उसने 2 पाकिस्तानी शहरी के कत्ल कर दिया, और उसको भी आपने एक कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे जाने दिया, और जो अदालत थी उसने भी जो कॉम्प्रोमाइज था उसको मंजूर कर दिया। उसके बाद अगर आप रेमंड डेविस की किताब पढ़ें, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि जिन 2 आदमियों को उन्होंने कत्ल किया उनकी फैमिली पे किस तरह प्रेशर डाला गया, उनके वकील से उन्हें मिलने नहीं दिया। बिल्कुल, ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। ऐसे मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। अब ये बताइएगा कि क्या हल है इस बात का? जाहिर है ये शक तो मौजूद है, ये गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन वो मामलात, वो केसेस जिससे पूरा माशरा मुतासिर होता है, और सीसीटीवी की क्या अहमियत रह जाती है? और इधर इसी क्वेश्चन में ये भी डाल लें कि इंटेंट, मतलब एक होती है एक्सीडेंटल डेथ हो जाना, किसी के हाँ मुलाजमत हो रही थी, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाना इज वन थिंग। जब आपको टॉर्चर नजर आ रहा है, अब एविडेंस है, जिस तरह अब्दुल्ला आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है उसमें, तब कैसे अदालतें मतलब सुलहनामे की तरफ आ जाती हैं जब आपको इंटेंट नजर आ गई है कि वहाँ यही करना चाह रहे थे, टॉर्चर करके कत्ल करना चाह रहे थे? ये एक प्रोविजन है हमारे कानून में, सेक्शन 311 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको कहा जाता है फसाद फिल अर्ज। ये अदालत को ये इख्तियार देती है कि अगर एक जुर्म, अगर एक कत्ल एक ऐसे हीनस या ब्रूटल तरीके से हुआ है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो पनिश करें फसाद फिल अर्ज के प्रिंसिपल के बेसिस पे, क्योंकि एक ऐसा जुर्म है जिससे आपके माशरे में फसाद फैल सकता है। तो ये कानून अदालत को ये इख्तियार देता है कि वो हर जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको वो मंजूर करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट करें। इसलिए मैं शुरू में भी कह रही थी कि कुछ जिम्मेदारी हमारी अदालतों पर भी है कि वो जो है अपना जो इख्तियार है, जो कानून उन्हें इख्तियार देता है, वो उस पर इस्तेमाल करें। दूसरी जो बात की आपने कहा कि जहाँ पे नीयत के बेसिस पे कत्ल होता है, इंटेंशनल मर्डर होता है, इस पे बहुत ज़्यादा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी है कि इस कानून में अब रिफॉर्म की ज़रूरत है। ताहिर वास्ती एक एकेडमिक हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है कि जब पाकिस्तान में किसास और दियत के कानून आए 90 के दहाई में, तब से लेके जो कत्ल हैं वो ज़्यादा हुए हैं, और जो आपकी सज़ाएँ हैं, जो कन्विक्शन रेट है वो कम हुए हैं। तो आपने एक ऐसा निज़ाम है आपका अभी कि आपके जो कत्ल हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जो आपकी सज़ाएँ हैं वो कम हो रही हैं। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? तो क्या हम अपने इस बात पे भी गौर होना चाहिए कि कत्ल बिल खता के सिलसिले में कसास और दियत की गुंजाइश मौजूद हो, लेकिन अगर इंटेंशनल आप कत्ल कर रहे हैं तो उसमें कुछ नज़रसानी की जाए?
जी, इसमें बहुत सा जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है वो भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि आपने जो निज़ाम अभी बनाया उसके तहत जो कत्ल है उसको रियासत के खिलाफ जुर्म नहीं समझा जाता, उसको दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में, दो खानदानों के बीच में एक प्राइवेट मामला जो है वो समझा जाता है। तो इसमें भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कत्ल से फसाद फिर अर्द तो फैल रहा है ना, जमीन पर फसाद तो बर्पा हो रहा है। किसी भी इंसान की जान जा रही है, चाहे वो आपस का मामला हो, वो फिसाद फिल अर्द का ही मामला ना है। सिर्फ ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर तो तुम कोई असर रसूख रखते हो, इफ़ यू आर वेल्थी, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो फिर आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज एन ऑप्शन देर के आप निकल आएंगे। तो ये चीज़ भी तो प्रमोट हो रही है ना इससे। जी रिदा जी, और एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जी हमारे कानून में बहुत ज़्यादा मसले हैं, मगर एक तरमीम जो आई थी 2016 में, जो मुझे लगता है एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन थी, वो गैरत के नाम पे जहाँ कत्ल होते हैं वहाँ पे अदालत ने ये दरवाज़ा एक तरह से बंद करने की कोशिश की कि जहाँ पे गैरत के नाम पे कत्ल होगा वहाँ पे कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी, और वहाँ पे एक मिनिमम सेंटेंस जो है वो दिया गया है। अगेन जब कंदील बलोच का केस हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट में गया, उनके जो भाई थे जिन्होंने उनका कत्ल उसको बरी कर दिया, और जो बरी करने का जो रीज़न था वो ये कि दिया गया था कि वो गैरत के नाम पे कत्ल के जुमरे में आता ही नहीं था। तो मेरी नज़र में जो अदालत ने उस केस में तशरीह की थी ऑनर किलिंग की, वो भी एक इतनी ज्यादती थी मेरी नज़र में कि उस केस में कंदील बलोच के भाई ने ये माना था कि उसके वीडियोस और उसकी पिक्चर्स की वजह से कत्ल किया, सारा एविडेंस वहाँ पे मौजूद था, फिर भी अदालत इस नतीजे पे पहुँच गई कि वो जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल नहीं था। इसलिए जो कानून जो तरमीम आई है, जो ये दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही है, उसका भी जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिला। तो मेरी नज़र में बिल्कुल कानून को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मगर हमारी अदालतों पे भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो किस तरह रोल अदा कर रहे हैं और वो क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को जो आते हैं, जो ये सारा इंसाफ का निज़ाम देख रहे हैं। क्या किसी को इस निज़ाम पे भरोसा होगा जब कानून आता है प्रोटेक्शन देने के लिए और उसकी ऐसी तशरीह की जाती है कि जो प्रोटेक्शन वो आपको देना चाह रहे हैं वो भी आपको ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका रिदा हुसैन, माहिर कानून, और कंदील का सर्टनली मिसाल बनना चाहिए था। मतलब it was a case of international attention, जहां उन्होंने डिटरमिन कर लिया है कि ये ऑनर किलिंग बेसिकली नहीं थी, किलिंग तो थी ना, मतलब फिर भी उसको जाने देना, ये इट डज नॉट मेक सेंस। और रेदा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अदालतों को खुद ज़रा अपनी इंस्टिंक्ट भी यूज़ करनी चाहिए कि यहाँ पीछे मामला चल क्या रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज देयर इज़ एन ऑप्शन देयर तो हमने जाने दिया उनको। लेकिन आप देखें तो सही कि किस तरह मैनिपुलेट हो रहा है, और उस पर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दें। और हमारी सर्टनली जो कानून साज हैं वो भी ज़रा गौर करें, उसमें तब्दीलियाँ लाएं और देखें कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है कानून साजी करके, तरमीम करके। एंड सर्टनली अदालतों को भी मामलात को देखना चाहिए, गौर व खौस करना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि एक लास्ट चीज़ पे ब्रेक ले लेंगे कि हमारे पास वो जो सज़ाओं की हम बात करते हैं ना, कि कोई डिटरेंस आप पैदा तो करें ना, कुछ क्रिएट करें ताकि लोगों को कुछ खौफ तो आए, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सज़ाएं उस तरह होती ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पे जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो तो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज वो बच के निकल जाते हैं, तो किसी ने क्या डरना है। अच्छा जी, हम पहले भी बता रहे थे आपको कि आगाज़ अच्छा है तो खुदा जाने के अंजाम कैसा हो, लेकिन उम्मीद है खुदा से कि अंजाम अच्छा हो। इंग्लैंड के खिलाफ मुझे आपकी टोन बॉदर कर रही है। नहीं हुमा, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। I am genuine and I am optimistic and I'm really happy for the performance that we saw yesterday from the captain and the team. Yes, अब्दुल्ला शफीक की लॉन्ग ड्यू एक सेंचुरी थी, माशाल्लाह शान मसूद ने डेढ़ सेंचुरी बना के कमाल कर दिया, और होपफुली हम इसको फिनिश कर सकें, हम इसको अच्छे तरीके से किनारे लगा सकें। तो बेसिकली ये पहला दिन था ना, पाकिस्तान ने पहले दिन विकेट पर 328 रन्स बनाए, कप्तान शान मसूद जिस तरह बता रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां मतलब ये टर्म व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड आवर प्लेयर्स मेकिंग अ सेंचुरी। अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये कहकर, ये बोलकर हम तरस गए थे कि जी हम कब खाएंगे। तो खैर एनीवे पाकिस्तान को काफ़ी बेहतर पोजीशन में ले आई हैं ये सेंचुरियां, और 151 बाय शान मसूद, 102 बाय अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद फिर वो आउट हो गए, और बाकियों ने भी थोड़े टेस्ट करियर में 2000 रन भी मुकम्मल हो गए हैं। सो शान, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट टू। तो बाबर आजम भी बाय द वे खेल रहे थे, बट ही कुड मेक समथिंग लाइक 20 समथिंग, मेरा ख्याल है 30 रन 70 बॉलों पर 30 रन। आई डोंट वांट टू से दैट, बट एनीवे
So let's analyze this now. So वो जमने की जद्दोजहद करते रहे, इनफैक्ट एक बॉलों पर एक कम हो गई थी बॉल हमारे स्टार्ट्स में। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मौजूद हमारे क्रिकेटिंग सुपरस्टार अहमद शहजाद जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे टू टॉक अबाउट यस्टरडेज इनिंग्स। थैंक यू अहमद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, विदाउट पुटिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, आपने सुन ही लिया होगा, पहले तो आप अपनी असेसमेंट बताएं कि हाउ डिड यू फाइंड यस्टरडेज प्ले? आई थिंक आप लोगों ने ठीक बोला है कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये सुन के पाकिस्तान के प्लेयर्स सेंचुरीज कर रहे हैं। बड़े अरसे से लॉन्ग ड्यू थी। शान के 2000 रन जिस तरह कंप्लीट हुए, शान ने 150 की इनिंग खेली है। अब्दुल्ला शफीक को 10 फेलियर्स के बाद 11वां चांस मिला, उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है 30 रन बना सके। इस वो जो बैट उस पैच में चल रहे हैं उस भंवर से निकल नहीं सके और गालिबन बड़ी आसान सिचुएशन थी उनके लिए कि दूसरी टीम थकी भी है, गर्मी है और वहाँ पे वो सेट भी हो गए हैं और बार बार वो सेट हो के जो आउट हो रहे हैं और मतलब उस पे कुछ काम देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। एक सीजन प्रो की तरफ से बार बार वो 30 स्कोर के आसपास वो जो आउट हो रहे हैं और ना मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ या बैटिंग कोच कोई उनके साथ काम कर रहा है और उसको उन पावर से निकाल सक रहा है, ये बहुत कंसर्निंग है। अच्छा, आप सिंस यू हैव बीन अ बैटर योरसेल्फ, जरा हमें ये समझाएं कि इस सिचुएशन से फिर किस तरह निकला जाता है, खासतौर पे ये बाबर आजम वाली जो बात आपने की है। Is it just luck? या आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है? कि वो इतने कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर इतने देर से बहुत बैड स्पॉट में है, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी फिटनेस आप 100% उस पर नहीं होते हैं तो आपका दिमाग फटीग हो जाता है और दूसरा जब आपका फोकस होता है ना वो आउट हुआ होता है। जब आपका फोकस क्रिकेट के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों पर चला जाता है इधर उधर की, कि सोशल मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कप्तान हूँ नहीं हूँ, कप्तानी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ों का टोल जब आप पे पड़ता है ना, फिर आप लैक ऑफ आपकी कंसंट्रेशन होती है, जिसके बाद आप जो है ना सेट होके आउट होते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी आपके साथ नहीं होती है। अदरवाइज आपने देखा होगा जो अपनी गेम की कंट्रोल में होते हैं जो प्लेयर्स, वो जब 30 पे 25 पे पहुंच जाते हैं वो उसको फिर स्पेशली इस तरह के पिचेस पे वो लंबा लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम वो बड़ी देर से कर नहीं पा रहे हैं और उसकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनकी जो टेक्निक है स्पिन के अगेंस्ट, तो हमने इस पे बारहा बात की है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट वो फंसते हैं ही हैं क्योंकि वो प्लांट कर जाते हैं, उनकी टांगे बेंड होती हैं। वो जब अंदर आता है बॉल थोड़ा सा स्ट्रेट विकेट्स के अंदर फास्ट बॉलर्स का, उस पे भी वो एक चक्कू सा चला देते हैं। वो इस तरह होता है क्योंकि जब आप ऑन खेलने जाते हैं तो आपका जो फ्रंट फुट होता है वो थोड़ा सा वापस आता है पीछे को, इनका वो नहीं आता। ये वो प्लांट कर देते हैं और थोड़ा सा जो दूर वाला बॉल होता है ना उस पे बैट का फेस जो है जल्दी क्लोज हो जाता है। अगर यही इनका पैर पीछे आए बॉल के साथ, जिस तरह और सारे ग्रेट प्लेयर्स का, राहुल द्रविड़। ठीक, अहमद भाई अब ये बताइएगा पिच पे आपकी क्या राय है? पिच ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अब कुछ साबिक इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं पिच तो बॉलरों का कब्रिस्तान है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि पिच जो है वो बिल्कुल एक सड़क लग रही है, नेचुरली इट्स सपोर्टेड। शान मसूद ने कहा एक्चुअली। जी देखिए, ये चीजें आई डोंट नो कि केविन पीटरसन क्या कह रहे हैं, माइकल वॉन ने क्या कहा है। व्हाट मैटर इज कि पाकिस्तान मैच जीते। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान मैच ना जीता तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। ऑलरेडी डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है पाकिस्तान को। ये जो अभी तक पिच लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बहुत ही ज्यादा रोड पिच है, लेकिन ये सारी चीजें, ये प्रोपेगेंडा मड में मिल जाएगा अगर पाकिस्तान और शान मसूद ये मैच जीतने में कामयाब हुए। अगर खुदा न ख्वास्ता ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया तो इन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा क्योंकि ऑलरेडी ये बातें हो रही हैं और ये बड़ा फेमस कोट भी है कि दो किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक आप हार से बचने की स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक जीतने की। तो ये स्ट्रेटजी जब इस तरह के फ्लैट बैक देखने को मिलते हैं तो ये हार से बचने की है। एक चांस जरूर होगा अब्दुल्ला और हुमा, एक चांस वो ये होगा, देखें कि इंग्लैंड जो है गर्मी में आया हुआ है, ठीक है, क्लाइमेट और जो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है। इतनी पिद्दी के बाद जो अभी सिचुएशन है वो थक जाएंगे और ये कोई भी बैट्समैन होती है, टीम होती है, थकती है। तो जब पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा ना, शायद कल टी टाइम के पास जाके और घंटा 1.5 या 2 घंटे जब इंग्लैंड को देगा तो 10 मिनट के चेंज ओवर के बाद जब उनके बल्लेबाज अंदर आएंगे नया बॉल खेलने, वो घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा
अगर उस थकावट के अंदर नए बॉल का इस्तेमाल कर लिया और पाकिस्तान ने उनको 3 से 4 आउट उनके उस टाइम पे कर लिए तो पाकिस्तान इज राइट इन। अगर वहां पे पाकिस्तान आउट ना कर सका जब इंग्लैंड बल्लेबाजों को अंदर डालेगा तो फिर ये जो है ना ड्रॉ की तरफ जाएगी। मतलब बेसिकली जो कंडीशंस हैं उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वेदर वाइज भी देखा जाए पिच हर चीज़ अगर वो यूज टू नहीं है विजिटिंग टीम तो हमें डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आपने स्ट्रेटजी का बताया है कि वो शुरू से ही एक स्ट्रेटजी होती है, आर वी हम ऑन आर वे टू अ विनिंग स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी आपको ठीक लग रही है या अभी बाद में पता लगेगा? देखिए पहले दिन के हिसाब से जो भी पिच था उसके हिसाब से तो बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। शान मसूद बड़ा जबरदस्त, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो बहुत जबरदस्त खेले हैं। हाँ थोड़ा बहुत ये है कि बाबर आजम क्योंकि नेचुरली वो बेचारे से रन्स हो नहीं रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा तो पाकिस्तान के लिए तो अगर आप देखें तो जो भी मिडिल ऑर्डर क्या करे अहमद भाई, मतलब वो शान मसूद की तरह खेले या फिर बाबर आजम की तरह खेले? मिडिल ऑर्डर ऑफ कोर्स जो सिचुएशन है उसकी तरह खेले। जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको लेके आना चाहिए। जो कामरान गुलाम इतने अरसे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, तो उनको चांस देना चाहिए। और आई थिंक ये सबके लिए ही बेटर है। आप एक लड़का जो परफॉर्मेंस जिससे नहीं हो रही ना, आप उसको दोबारा से इंटरनेशनल खिला के आप उसको भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं और कहीं ये ना हो कि इतना क्रिटिसिज्म हो जाए कि बिल्कुल ही दोबारा कमबैक का भी चांस ना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये सोचना है ना सिर्फ बाबर आजम के लिए इन मैचेस के बल्कि उनके फ्यूचर के लिए भी कि क्या वो इतना प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे जितना वो अब ये जितने प्रेशर में है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम बॉलर्स एज़ वेल। हमारे पास एक ही रेगुलर स्पिनर है अबरार, और आप कह रहे थे कि वो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जब वो हमने उस मौके का फायदा उठाना है। पेसर्स और हमारे स्पिनर्स आपको लगता है इस पिच पे क्या लगता है? कंसीडरिंग अबरार को काफी अरसे बाद चांस मिला है, सर्टेनली। व्हाट डू यू से अहमद? देखिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला 1.5-2 घंटा टोन सेट कर देगा। अभी तक तो कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि जो स्क्वायर है वो ड्राई है, तो हो सकता है हमें लेटर पार्ट में रिवर्स स्विंग देखने के लिए जरूर मिले। लेकिन अगर उनके बल्लेबाज सेट हो गए और पिच में बिल्कुल पेस है नहीं, तो इस तरह की पिच पे जो जहां पे कुछ भी फास्ट बॉलर्स के ना और रिवर्स भी मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है। और इतना कोई एक्सप्रेस बॉलर आपके पास है नहीं। फिर आमिर जमाल जो है जो वो अभी अनफिट थे, उन्होंने पूरी तरह से रिकवरी नहीं की है, फिर वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। फिर शाहीन अफरीदी को लेके बहुत ज्यादा बातें हैं कि उनके घुटने की जो इंजरी है भी, उनको पीछे भी बॉल लगा था और पिछले टेस्ट मैच जब बांग्लादेश आया था उनकी पेस नीचे नजर आई, हालांकि वहां पे जो थे पिच भी काफी लाइवली था। तो इस पिच पे जो उससे भी ज्यादा फ्लैट है वहां पे उनकी क्या पेस आती है, क्योंकि आप ये याद रखिएगा अगर आपने रिवर्स स्विंग भी करनी है तो आपको उसके लिए पेस चाहिए। और आपके 3 में से 2 बॉलर जो हैं वो एक फुली फिट नहीं है, और ये आमिर जमाल ने खुद ही भी बोला था। सो लेट्स सी एंड होप। मेरा मानना ये है अगर पाकिस्तान ने इस मैच में कुछ भी करना है। अच्छा अहमद भाई, आप बांग्लादेश के खिलाफ आते हमने किया परफॉर्म और फिर अपने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो हम इस दफा शान मसूद आपको लगता है कि सोचेंगे दोबारा डिफेंसिव होंगे, क्योंकि तीसरे चौथे दिन पे स्पिन होता है बॉल? देखिए डिक्लेयर तो इवेंचुअली आपने कहीं ना कहीं जाके करना ही होता है अगर आपने मैच जीतना है। अब ये तो नहीं है ना कि आप अपने बॉलर्स की गलती भी, इवेंचुअली टीम गेम है, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग सेफ टारगेट हो जाए तो फिर करेंगे। हाँ, तो अगर आपकी बॉलिंग नहीं परफॉर्मेंस करके दे रही है तो इसमें कप्तान का भी कसूर नहीं होता है। तो आपको एज अ टीम परफॉर्मेंस करनी पड़ती है एक मैच जीतने के लिए। कभी भी बैटिंग साइड परफॉर्मेंस कर दे और बॉलिंग कर नहीं करे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। तो आई थिंक डिक्लेयर तो कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा एंड होपफुली यू नो कि ये 1.5 से 2 घंटे कल के दिन जो है लाजमी खिलाएं इंग्लैंड को, और वो जो 1.5 से 2 घंटे होंगे उसमें विकेटें ले, यही पाकिस्तान को ओनली चांस होगा। गॉट इट, इंशाल्लाह ऐसा ही हो और हम ऐसा टारगेट उनको दें सेट करके कि वो ना कर पाएं। अहमद शहजाद, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ इन टेक्सास। अच्छा जी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जी। अक्टूबर का पहला हफ्ता आया और गुजर गया, मगर इंटरनेट स्लोडाउन का मसला हल होना था, ना हुआ, ना वो मछली मिली, ना तार जुड़ी, और बंदिश अब ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल हो चुकी है। और इंटरनेट की सुस्त रवि ने सारिफीन को मुस्तकिल परेशान किया हुआ है। इंटरनेट की सुस्त रवि तो है ही है, और उसके बाद हर आए दिन ये व्हाट्सएप क्यों काम करना छोड़ देता है? इट इज आपको पता ही है? हाँ पता।
इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज अब दुनिया आ चुकी है इस तरह, पूरा मुल्क जो है, पूरा पाकिस्तान, दुनिया को छोड़ दें, पूरा पाकिस्तान इन चीज़ों का यूज टू हो गया है, हमें आदी कर दिया और एकदम से उसको खींच लेना फॉर रीजंस दैट डू नॉट मेक सेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। कुछ अर्से पहले PTA ने कहा था कि ज़ेर ज़मीन समंदर केबल खराबी की वजह से मुतासर है, अक्टूबर में ठीक हो जाएगी, इंटरनेट की रफ्तार मामूल पे आ जाएगी, लेकिन स्पीड मामूल पर क्या आती। पिछले 5-6 दिनों में बची कुछ स्पीड का भी बेड़ा गर्क हो गया है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सुस्त रवि सारिफीन के लिए शदीद अज़ियत का बाइस बनी हुई है। व्हाट्सएप तक चलना मुहाल है। अफसोस की बात यह है कि अदालतें भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंटरनेट स्लो डाउन या एक्स की बंदिश का मामला हल करने में नाकाम है। PTA हुकाम के ज़राए अब कह रहे हैं कि अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। चलिए जी, और भी इंतज़ार कर लेते हैं। हुकाम से गुजारिश है, क्या है कि लोगों को हो लारे लपे देना छोड़ दें। हमें पता है कि अव्वल तो हमें ये भी शक है कि कोई अंडर वाटर केबल का इशू था भी कि नहीं, क्योंकि 36 बार तो आप लोगों ने रीजनिंग बदली है। यू नो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन द एंटायर ईयर, मतलब ये फरवरी से स्टार्ट हुई है बात, बिल्कुल ईयर एंड पे हम आ गए हैं और बीच में हर मौसम के हिसाब से आप लोगों ने दी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऑल्दो रीज़न एक ही है, वो पूरे मुल्क को पता है कि क्या हो रहा है। इन एनी केस इस पर ज़रा हम बात करेंगे। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट बोलो भी की शरीक बानी फरिया अजीज़ हमारे साथ हैं। फरिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। फरिया, सबसे पहले तो ये एक्स की बंदिश पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फरवरी से मामला जो है ये चल रहा है। सीधा साधा सा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एक्स पर जो पाबंदी है वो हटेगी कभी? कुछ इम्कान नज़र आ रहे हैं? फिल वक्त एक्स पे पाबंदी हटने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये फरवरी से बंद है, उसके बाद पहले तो तस्लीम नहीं किया गया कि इस पर कोई बंदिश थी भी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन सामने आया कोर्ट्स में, तमाम मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स में इस वक्त पिटिशंस दायर की हुई भी हैं। आज समाअत होगी, आज सिंध हाई कोर्ट में भी, और लेकिन ये कुछ कोर्ट्स की तरफ से भी पेशरफ जो है, जो जवाब मांगे गए हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक PTA के लॉयर ने कहा कि नोटिफिकेशन हमने वापस ले लिया है, दूसरे को पता नहीं था, उसके बाद वजाहत आई कि नहीं, कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। हुकूमत का अब तक यही बयानिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने इसको बंद रखा हुआ है। एक्स तो चले बंद है, फ्री है, इंटरनेट की कौन सी गोली की स्पीड से है चल रहा है? मतलब ये कहा जा रहा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में कुछ बेहतरी आ जाएगी। अब मौक़िफ़ है कि जी 5G आएगा तो बात बनेगी। आपको लगता है कि 5G ही अब सब मसाइल का हल है हमारे? ट्रक की बत्ती आपको पता है ना कि वो वाला एक anyway। देखिए, हमारे पास 4G है, लेकिन 4G की सर्विसेज कौन सी हमें मैसर हैं, और मोबाइल डेटा तो ख़ास तौर पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो बंद कर दिया जाता है जब कोई कहीं पे प्रोटेस्ट होती है, मोबाइल डेटा बंद हो जाता है। व्हाट्सएप की डिस्ट्रप्शन इस वक्त अभी भी चल रही है कि मीडिया ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता VPN के बगैर, या अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ अब एक न्यू नॉर्मल सी बन गई है कि जब कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगी, किसी चीज़ को रोकना होगा, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा किसी इलाके में, या ये फंक्शंस डिस्टर्ब कर दिए जाएंगे। और ये अब लगता है कि एक अनऑफिशियल पॉलिसी सी बन चुकी है। अच्छा, अब ज़रा फरिया अपना आप एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि सोशल मीडिया या एप्लीकेशंस की बंदिश या स्लो डाउन होना, फिर इंटरनेट की जनरल स्पीड देख लें, तासुर यही है कि हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली, और क्या भी मतलब कहते तो एडमिट तो नहीं करते, कोई रेगुलेशन कंट्रोल वगैरह की को ट्राई कर रहे हैं। तो रेगुलेशन की सूरत में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का खात्मा होने की उम्मीद भी ऑब्वियसली यही बेस करते हैं कि इसी वजह से हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ दिन हम बर्दाश्त कर लें, या फिर ये सौदा बिल्कुल ठीक नहीं है? देखिए, हमें रेगुलेशन के नाम में बहुत चीज़ें बेची जाती हैं। ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो PICA हम जिसे कानून को कहते हैं, हमें कहा गया था कि इसकी बहुत ज़रूरत है। हरासा किया जाता है ख़वातीन को, हेट स्पीच है, टेररिज्म है, और हमने देखा कि 8 सालों में ये कितना मुयस्सर हुआ है इन कामों को रोकने के लिए। फिर अब नया बयानिया कि पंजाब डेफेमेशन लॉ इसके लिए लाया जा रहा है कि इसको रोका जाए। फिर फेक न्यूज़ का हमें कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें, ये बयानिया बनाया जाता है, लेकिन इसको हतमी तौर पे कोई ये एड्रेस नहीं करते हैं। इससे सिर्फ जो हम देखते हैं कि जो तनकीद है, जो सियासी मुखालफिन हैं, उनके खिलाफ पर्चे काटना या उनको रोकना,
देखिए, किसी भी रेगुलेशन को एक तरीके से लाना होता है या कानून को भी किसी तरीके से लाना होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, उसमें इनपुट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये भी नहीं बताया जाता कि मसले का हल कैसे निकाला जाएगा, बस ये हमें बता दिया जाता है कि इससे ये हो जाएगा, जबकि हम देख चुके हैं और ये एनालिसिस मौजूद है कि ये जो अब तक हमें जो भी कहते आए हैं कि कानून और रेगुलेशन, इससे बिल्कुल भी ये चीज़ें हल नहीं हुई हैं। तो ये इसका जायज़ा भी लेना होगा कि ये किस तरीके से एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनसे हम निपट सकते हैं। लेकिन ये रेगुलेशन के नाम में कंट्रोल लाना और हमें ये कहना कि हमारी बेहतरी के लिए है, ये मुनासिब नहीं है। शुक्रिया आपका फरिया। थैंक यू फरिया। और वैसे बात सुने कि एक्स की बंदिश से हमने कौन सा पहाड़ सर कर लिया? एक्स की बंदिश सिर्फ आपके और मेरे लिए है। नहीं, हमने कौन सा पहाड़ सर किया? और जिसकी वजह से या जिस मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए इन्होंने बंदिश लगाई थी अपेरेंटली, वो तो उसी तरह चल रहा है। और उस पे काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ खामोश करने के लिए लगाई गई थी ताकि जो बहुत से ग्रुप्स हैं जो बोलते हैं, या फिर आपको पता है कि बड़ी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर होती है कि कहाँ गैदरिंग्स हो रही है, कहाँ नहीं। आई एम सॉरी, अगर आपके कोई और इंटेंशंस थे, किसी और काम के लिए कर रहे थे, तो उस काम पे तवज्जो दें, वरना 100% यही लग रहा है कि आपने क्यों किया था। अभी एक खबर जिसको हम सुबह से आपको बताना चाह रही हैं और अब नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अच्छा ये चूंकि थोड़ा सा ये थोड़ा शाय हो रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हरदिल अजीज़, फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की एक साथ पहली फिल्म अबीर गुलाल की शूटिंग शुरू हो गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फवाद खान और वानी कपूर की आने वाली फिल्म की शूटिंग से एक तस्वीर वायरल भी हो चुकी है, जिसे इसकी फर्स्ट लुक कहा जा सकता है। ये कुछ फर्स्ट लुक है और जिसने ऑब्वियसली जो फैंस हैं उनको बड़ा खुश कर दिया कि फाइनली इनकी हाउ इट इज वर्क आउट। वैसे वानी के साथ जो इनकी फिल्म है ये इंडिया में लग सकेगी? कह रहे हैं जैसे आपकी सहेली है। नहीं, मतलब वानी कपूर साहिबा के साथ जो इनकी फिल्म है वो लग सकेगी इंडिया में? क्योंकि बॉला जट तो नहीं लगने दी। एग्जैक्टली, सवाल तो यही था। थैंक यू फॉर पुटिंग दैट अप कि मतलब अगर आप इंडिया में फवाद खान इज अ ह्यूज स्टार देखना चाहते हैं तो पहले तो उनकी जो बनी हुई मूवी है उसको तो लगाएं, वरना इसकी क्या उम्मीद कोई कर सकता है। हम तो देख लेंगे, देखिए फवाद खान तो हमारे अपने हैं ना, हम तो उनको देख लेंगे। बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये जो प्रोड्यूसर हैं, सर्टनली इनको लेके फिल्म में भी, कि हम तो यही चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे, लेकिन आपको पता ही है वहाँ क्या ये क्वेश्चन मार्क है। आज 8 अक्टूबर है, बिल्कुल ही हम कमेमोरेट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर और हज़ारा के इलाकों के तबाहकुन ज़लज़ले को। आज 19 साल बीत गए, लेकिन इस खौफनाक कुदरती आफत की तल्ख यादें आज भी दिल दहला देती हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में सानिया 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और इस हौलनाक ज़लज़ले में तकरीबन 80,000 अफराद जाँ बहक हुए थे, हज़ारों ज़ख्मी हुए थे। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले 7.6 शिद्दत के इस ज़लज़ले ने मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, बालाकोट जैसे शहरों को लिटरली जिसे कहते हैं ना तहबाला कर दिया था। हज़ारों घर, सरकारी स्कूल, इमारतें, ज़मी पोस्ट, फिर इस्लामाबाद के मारगला टावर्स, हंसते बसते शहर लम्हों में मलबे का ढेर बन गए थे। और आज का दिन हमें कौमी इस्तकामत के दिन के तौर पे भी याद रखना चाहिए और ज़ाहिर है उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो इसमें हमसे बिछड़ गए। वज़ीर आज़म ने कौमी दिन पर पैगाम में कहा है कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब सबसे बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुज़ाहिरा किया है। वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था? बिल्कुल, उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बेपनाह जो हैं असरात का सामना कर रहा है और हमने हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया है। सदर मुमलिकत ने कौमी इस्तकामत के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कौम ने बेमिसाल जो हैं वो कुर्बानियाँ भी दी हैं, इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है, मुतासरीन के दिल खोल कर मदद भी की है। और अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने जो आलमी ताबन है उस पर भी आलमी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। एंड दैट्स राइट, अगर आप मिलेनियल हैं या उससे पहले की जनरेशन से हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से पूरी कौम
पूरी कौम सिर्फ एक समत में देख रही थी, कॉज के लिए इकट्ठी थी, कोई तफरीक, कोई एवरीबडी जस्ट वांटेड टू कंट्रीब्यूट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 19 साल हो गए हैं और जो उस चीज़ से गुजरे हैं, जिन्होंने महसूस किया होगा, वो उसको उस मौके को भूल नहीं सकते। और क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि क्या हम तैयार हैं कि ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर जिसको हम कहते हैं, बिकॉज ये तो किसी के कंट्रोल में एज सच नहीं होता, तो क्या हम तैयार हैं कि किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के साथ डील करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एवर सिंस देन, वो तो एक ज़लज़ला था, उसकी तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो तूफ़ान और सैलाब देखे हैं, वो भी एक एक्सट्रीम नेचुरल डिज़ास्टर आप उसको कह सकते हैं। अच्छा जी, कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले में हलाकतों की तादाद 3 हो गई है, जिसमें 2 चीनी इंजीनियर्स भी शामिल हैं। पुलिस, रेंजर्स, एहलकारों समेत 17 अफराद ज़ख्मी हुए थे। हमले के बाद से एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी मज़ीद सख्ती कर दी गई है। हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतअद्दिद अफराद हिरासत में हैं। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार दिए गए हैं। तहकीकाती ज़राए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड भी मिल गया है। तो काफ़ी बैकग्राउंड हो गई है। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी हो गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई हैं और गाड़ी के मालिक की शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हासिल की जा चुकी हैं। ज़ेरे इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है। और धमाके के बाद DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया है। नेचुरली हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह था। तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने गए और चीनी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इससे पहले भी आपको बता दें कि तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि पाक चीन एतमाद और CPEC को नुकसान पहुँचाने की दहशतगर्द क़ुव्वतों की कोशिशें भी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बड़ी बात है वैसे कि चीन इन हाल में हमारे साथ खड़ा है और हमें बड़ी कदर है अपने इस दोस्त की और होनी भी चाहिए। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं। हमसे पूछते हैं कि क्या पेशरफ्त हो सकी है अब तक तफ्तीश में, तहकीकात में। काशिफ, क्या अभी तक डॉट्स कनेक्ट हुए? कहाँ से गाड़ी चली, कहाँ ये रुके हुए थे? बाकी तफसील क्या सामने आ सकी अब तक? जी देखें, जो तहकीकाती इदारे हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीक कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का तयन किया जा रहा है कि जो क्राइम सीन है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट सिग्नल पर, इसे क्लियर किया जाए। और यहां जो गाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि BD रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी इस बात का जो है वो इंकशाफ किया गया है कि 16 गाड़ियाँ जो है वो इस हमले में जो है वो मुतासर हुई हैं। तो उन तमाम तर गाड़ियों की डिटेल जो है वो बना ली गई है। तहकीकाती इदारे ये कह रहे हैं कि उन गाड़ियों की ना सिर्फ डिटेल बनाई गई है, ये भी चेक किया गया है कि कौन सी गाड़ी में कितने लोग जो है वो सवार थे। पहले तो ये डेटा मुरतब कर लिया गया है और साथ साथ जो हमला आवर है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जो BD रिपोर्ट है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 70 से 80 किलोग्राम का जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बारूदी मवाद था और रेड जोन का ये इलाका है और ये जो हमला आवर है वो यहाँ तक उस गाड़ी को लेकर कैसे पहुँचा, इस चीज़ का भी तयन किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि जो एयरपोर्ट आने वाले 2 रास्ते हैं, एक गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट की तरफ आया जा सकता है और दूसरा जो रास्ता है वो मॉडल कॉलोनी से। तो हमला आवर ने मॉडल कॉलोनी का रास्ता इस्तेमाल किया। जो स्कॉट्स एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर होता है, मुख्तलिफ स्कॉट्स यहाँ लगे हुए होते हैं, तो उन्हीं स्कॉट्स के साथ लाकर उसने गाड़ी अपनी रोकी और रोकने के बाद इंतज़ार किया। चंद मिनट का ये इंतज़ार किया गया और उसके बाद जो है वो ये धमाका किया गया है। ताहम इसमें यह भी चेक किया जा रहा है कि आया धमाके के फौरी बाद जो खौफनाक आग लगी है तो वो एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी, उसके हवाले से भी जो है वो फॉरेंसिक की जा रही है। जबकि जियो फेंसिंग के अमल को भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। जो 6 मशकूक नंबर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो 500 मीटर का यहाँ स्पॉट का एरिया है उसकी जियो फेंसिंग जो है वो कर ली गई है। जबकि काशिफ ये आ तो गए, लेकिन इससे पहले की एक एक्सटेंसिव प्लानिंग है जो कि ज़रूरी है, जिसमें इस कॉन्वॉय की ट्रैवल डिटेल्स, ये कब चले, किस फ्लाइट से आए, कब उतरेंगे, अब जो ये भी तो इंफॉर्मेशन लीक हुई है कि ये एक मूवी की तरह प्ले आउट कर रही है, जिसमें ये भी
कहा जा रहा है कि इर्द गिर्द की इमारतें जो थीं उनमें से भी सपोर्ट मिल रहा था। अपेरेंटली देयर इज ऑल्सो अ वुमेन, एक खातून भी इन्वॉल्व है इसमें। गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट के बाद, जो कि एक बिजी एरिया है, समझ नहीं आ रही कि कोई वहाँ जाके खड़ा कैसे हो सकता है इवन चंद मिनटों के लिए, और अगर खड़ा हो ही रहा है तो उसको चेक क्यों नहीं किया जा रहा। ये लैप्सेस हैं, ये बिग लैप्सेस हैं कि जो कि पहले नहीं पता थे। तो इस हवाले से भी कोई पूछताछ हो रही है कि ये बड़ा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से, और बिल्कुल जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कब लैंडिंग होगी जहाज़ की, कितने लोग हैं, दे न्यू एवरीथिंग। हुमा बिल्कुल सही पॉइंट है ये। देखें, तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि जो चीनी बाशिंदे थे और उनका जो प्रोटोकॉल था वो तकरीबन 9:45 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ है। उनके प्रोटोकॉल की जो एक गाड़ी थी उसे, जैसे कि जो SOPs हैं एयरपोर्ट की, वो एयरपोर्ट के बाहरी जो खारजी रास्ता है वहाँ रोकी गई उनकी तमाम तर गाड़ियाँ। रोकने के बाद जब ये वहाँ से उन लोगों को पिक करके वहाँ से बाहर निकले हैं चीनी बाशिंदों को, तो इसी दौरान जो है ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम जो है वो मैनेज किया गया और ये देखा गया कि ये गाड़ियां जैसे ही सिग्नल क्रॉस करेंगी। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं एयरपोर्ट के सिग्नल पे, और यहाँ से कमोपेश 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर जो है वो धमाका किया गया। तो जैसे ही गाड़ियां जो हैं वो एयरपोर्ट सिग्नल से आगे बढ़ी हैं, उसी दौरान जो एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों में से हमलावर की गाड़ी भी मौजूद थी और उसने ये गाड़ी हिट की, और हिट करने के बाद जो है वो फौरी तौर पर जाहिर है ये हमलावर गाड़ी किसी और मकाम पे भी टकरा सकता था, सिर्फ इस सिग्नल पे तो नहीं। जब वो गाड़ी में बारूद भर के निकल गया है तो ये जहां जहां जा रहे थे ये टकरा सकता था। तो क्या ये जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं चीनी इंजीनियर, इज दिस अ बुलेट प्रूफ व्हीकल? क्योंकि अब तो जरूरत पड़ गई है हमें कि हम इन्वेस्ट करें इस पे। आपने जो ये बात की है ना कि एस्कॉर्ट की गाड़ियों के बीच में ही ये गाड़ी खड़ी थी, मतलब क्या वो गप्पे लगा रहे थे इसके साथ? हाउ डिड दे नॉट नो कि ये कौन है? और स्क्वाड वाले तो जरा दूर रखते हैं ना आम गाड़ियों को, मतलब फिर कैसे इतने करीब एक्सेस मिल गई इसको? और बाय द वे अभी तो हम बुलेट प्रूफ की बात कर रहे हैं, इतनी कोई स्पेशल कंटिंजेंट आ रहा हो तो अब तो बॉम्ब प्रूफ भी किया जाता है, बुलेट प्रूफ तो पुरानी बात हो गई। देखिए, जो सबसे आगे गाड़ी थी लैंड क्रूज़र वो बॉम्ब प्रूफ थी, और उसके साथ जो 2 मजीद गाड़ियां थी वो गाड़ियां भी जो है वो बुलेट प्रूफ बताई गई हैं। तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि तमाम तर गाड़ियां जो है वो एस्कॉर्ट्स के अंदर थी, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात किए गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SOP और SOP के तहत जो है वो इसी सिग्नल पर तमाम तर एस्कॉर्ट को रोका जाता है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ ना सिर्फ मुख्तलिफ एस्कॉर्ट्स के लोगों को रोका जाता है, बल्कि ऑटो रिक्शा भी यहीं खड़े होते हैं। जो इस हमले के अंदर 2 ऑटो रिक्शा भी जो है वो मुतासिर हुए हैं, वो भी इसी स्पॉट पर खड़े थे। यहाँ कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बनाया गया है, चूँकि बिल्कुल रेड जोन का ये इलाका है कि यहाँ भी कोई सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हों। जो गाड़ियाँ यहाँ रुकी भी होती हैं, कई कई घंटे तक रुकी होती हैं, उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया जाए। बिल्कुल चंद कदम दूरी है ये, और यहाँ वो गाड़ी आई कैसे, उसके बाद उसको क्लू कैसे मिला, इस चीज़ की भी तहकीकात की जा रही है। जो जियो फेंसिंग में 8 से 10 नंबर जो सामने आए हैं, उनके जो डेटा है वो भी मुरतब किया जा रहा है। जबकि जो इस हमले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो गाड़ी अब इस ऐसे में होता पता क्या है काशिफ, जो है वो हासिल कर लिया। ऐसे में होगा क्या कि आप और मैं या कोई और लोग एयरपोर्ट जा रहे होंगे ना, वो ख्वार होंगे, सारी सख्तियां, सारी चेकिंगें, सारे फला ना करो, ये ना करो, मतलब जब होना चाहिए था तब तो हुआ नहीं, और अब वो ओवरकिल हो जाएगा उसका आम शहरियों पे। जरूरी है लेकिन वो कोई निजाम नहीं है। उस चीज़ के रिएक्शन में अब होगा ना, इन एनी केस। अच्छा, एक और चीज़, ये एयरपोर्ट से निकले, अगर पीपल आर नॉट फेमिलियर विद कराची तो हम बता दें ये बिजी एरिया है, मतलब कि यहाँ बिल्डिंग्स हैं सामने, एक वेरी बिजी रोड है। ये कोई उस तरह एयरपोर्ट नहीं है कराची का कि शहर से कहीं बाहर हो, ये लिटरली शहर के अंदर है। और हमें ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ CCTV कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। तो ट्रैक बैक किए गाड़ी को, कहाँ से निकली, किस घर से निकली, कहीं तो पार्क थी ना, कहीं पे कोई इसमें सवार भी हुआ है। बिल्कुल अब्दुल्ला, जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि 16 से 17 किलोमीटर का जो फासला है वो ये तय किया गया है, और मुमकिना तौर पर कराची के ईस्ट जोन में ये गाड़ी जब दाखिल हुई है तो ये कमोपेश जो है वो आधा घंटा पहले दाखिल हुई है। अच्छा, उसके बाद मॉडल कॉलोनी से लेकर इस स्पॉट तक की जो तफसीलात हैं वो तहकीकाती इदारों को मिल गई हैं, लेकिन इससे आगे की जो तफसीलात हैं वो हासिल की जा रही हैं कि ये गाड़ी वहाँ से कैसे, और इसमें इतना भारी, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो
ईडी की रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया है कि 70 से 80 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ आग लग जाना और इतनी शिद्दत की आग लग जाना, इसमें कोई ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल भी शामिल किया गया था जिससे फौरी तौर पर जो है वो आग लगे। तो इस तमाम तरह तहकीकात की जो है वो इस पर की जा रही हैं और तफ्तीशी टीमें ये बता रही हैं कि जो मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है मुबैना तौर पर उनसे भी जो है वो पूछगछ की जा रही है इस हवाले से, और जिस जगह पर इन्होंने स्टे करने का जो तफ्तीशी हुकाम है या CTD हुकाम है दावा कर रहे हैं कि हमलावर ने मुमकिन तौर पर वहाँ स्टे किया होगा, तो उस होटल की भी जो डिटेल हैं वो भी ली गई हैं, जबकि होटल में से भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछगछ की जा रही है। थैंक यू काशिफ फॉर स्पीकिंग विद अस एंड अपडेटिंग अस कि यहाँ क्या है, बट यकीनन हर पहलू इस डिजास्टर का ना क्वेश्चनेबल है कि क्या हो रहा था। मतलब इतना 70 से 80 किलो आप बारूदी मवाद लेके शहर के अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं एंड देन देयर पीपल जो कि ये मालूमात लीक कर रहे हैं कि कितने लोगों ने आना है, कौन सी फ्लाइट से आना है, मतलब ये डेलीगेशन कब आ रहा है, सीक्रेट ये होता नहीं है। ये होना चाहिए अब तो। होना चाहिए, ये अब चाहिए कि जब वी नो के the Chinese personnel in the country are a target, so their movement should be a top secret now. अच्छा चलिए, वी हैव स्पोकन इनफ एंड ऑफ कोर्स जब हमारे पास ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन होगी विल शेयर विद यू। इन द मीन टाइम PTI क़यादत के तर्ज सियासत से कारकुन मायूस और बददिल हो रहे हैं। आपको पता ही है कि 4 अक्टूबर को क्या हुआ। 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल के दौरान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मंजर से गायब थी। दे वर नॉट इवन देयर। पार्टी कारकुन इस पर सख्त बरहम हैं। सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास जो है वो निकाली जा रही है, और जब दिल की भड़ास उनके कारकुन निकालते हैं तो वो ख़ुद को भी तनकीद तो कर ही शायद रहे होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगले को भी सुनाते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ बता दे तो। पार्टी के जी एक कारकुन अहमद फरहाद पार्टी रहनुमाओं को कोसते सुनाई दिए। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, वैसे बात थी इनकी, पता है कि ज़रा सुने। मुझे आई हैव टू से दिस, लानत है, लानत है, लानत है PTI की क़यादत पर के इतने हज़ारों लोग यहाँ पहुँचे, हज़ारों लोग रबर की गोलियाँ खाते पहुँचे, दूसरी गोलियाँ खाते पहुँचे, शल खाते पहुँचे, भूख में पहुँचे, प्यास में पहुँचे, बारिश में गीले होते यहाँ पहुँचे, मार खाते पहुँचे। मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्पररी वक्ती सेंटिमेंट है। कल आपको पता है बानी PTI कह दें कि अली अमीन मेरा हीरो है और उसने एक किया तो फिर सारे मुड़ पड़ेंगे, सारे मुड़ जाएंगे। सो ये बहुत ही टेम्पररी। और ये जो फरहाद शाह जो सुना रहे थे, ये सारी बातें कर रहे थे, इनको भी बड़ा ही फिर इसका ये पार्टी जाहिर है एक ही आदमी का नाम है और वो जो भी कहेंगे उसे मेनो अन तस्लीम किया जाएगा। वो कहेंगे कि सूरज यहाँ से नहीं वहाँ से निकलता है या दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, सो वो सब मान लिया जाता है और वो मान लिया जाएगा कारकुनों की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से भी। खैर यहाँ पे हमने देखा कि पार्टी कारकुनों में हीरो समझे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी ज़रा तनकीद की जद में रहे हैं इन दिनों, और वो डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम भी उन पर लगता रहा। ये भी कहा जाता रहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। दूसरी बार ये हुआ है बाय द वे, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद लाए और फिर ख़ुद गायब हो गए और इस मरतबा 24 घंटों के लिए गायब हुए हैं। पिछली बार इस तरह गायब हुए थे, बहुत सी कहानियाँ आई थीं, और इस मरतबा जो कहानी आई है वो भी कारकुनों के लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान अफसोसनाक बात ये रही है कि पूरी पार्टी ये दावा करती रही है कि अली अमीन को गिरफ्तार किया गया, ये सोचे समझे बगैर कि इससे पार्टी कारकुनों में इश्तियाल फैल सकता है, 9 मई की तर्ज का कोई और वाक़या हो सकता है, किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है, या फिर इंटेंशन ही ये थी, या फिर ये इंटेंशन थी। क्योंकि जब इतना बड़ा एक सानेहा 9 मई वाला हो चुका होगा ना, तो तब तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो केयरफुल होगा, लेकिन एक ये शुरली छोड़ देना, हम शुरली कहेंगे क्योंकि और वहाँ पे हजारों लोग अब तो उनमें आप क्या एक्सपेक्ट, और फिर ये कहना कि जी हमने तो उनको नहीं कहा था ये तोड़फोड़ करो, भाई आपकी इस बात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1 मिनट में उन्हें डिसोन क्या होना था, और 1 मिनट में उन्हें डिसोन कर देंगे हमारे लोग नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अपने बंदे को भी जाने। ये अली अमीन गंडापुर साहब ये पहले कर चुके हैं, ये इनका गायब होना इनका ये वतीरा है, ये करते रहते हैं, तो इसलिए आई गेस इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कुछ नहीं हुआ और लोग खुद ही मायूस होकर इधर उधर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब के घर पर गुजारी, हरीपुर में। आई गेस जलसे से भी गायब हुए हैं, 8 घंटे 10 घंटे के लिए गायब हुए हैं, तब भी मैंने कहा था ये 2 नंबर काम कर रहे हैं ये बंदा जो है, और ये वहां से निकले हैं, गाड़ी में निकले हैं, रिपोर्टरली कहते हैं डिक्की में बंद थे,
उसके बाद ये दामन को में ऊपर गए हैं जहाँ पे मोनाल रेस्टोरेंट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो केपी की सरहद शुरू हो जाती है। वहां से ये हरीपुर में दाखिल हुए हैं। रात इन्होंने बसर की है उमर अयूब साहब के घर जो है, और सुबह तैयार शहर होके भंगड़ा डालते हुए असेंबली में पहुंच गए हैं और जो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि बैजा करनी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में एहतजाज का मुकदमा बानी PTI वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा इक़दाम कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जलाओ घिराव, रियासत पर हमला, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत संगीन मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरी तरफ PTI क़यादत की बार बार एहतजाज की कॉल को पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अब लगता है संजीदा नहीं ले रहे हैं। पार्टी रहनुमा आलिया हमजा के सामने आने वाली ऑडियो टेप बता रही है कि पार्टी कहाँ खड़ी है। बात तो बिल्कुल वो सही कर रही हैं। एनीवे, इस सारी सूरत हाल पे आज़मा बुखारी का क्या कहना है, ये भी सुने। सारा जो फसाद है ये अडियाला जेल से होता है। अडियाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, लोगों को बाकायदा तौर पर अगर कोई समझाने की कोशिश करे उसको शट अप कॉल मिलती है। तो जो बच्चे वहाँ पहुँचे, जो आपके पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे, जो आप सारे सरकारी फंड्स और सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने कौम की कौन सी खिदमत की। ये पुरअमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीज़ों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मार कर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहन कर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे होती है सियासी जमातें। अच्छा जी, बच्चों को एहतजाजों में ना लेके जाए, सबसे बड़ी बात तो इधर यही याद आ जाती है। मतलब ये एहतजाज के दौरान PTI के मुजाहिरीन से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको सियासी लोगों को ज़ाहिर है फिर बहुत सी बातें बनाने का मौका मिला है। रहनुमा PTI खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत पख्तून यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, आप समय तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, कायदीन भी गुस्से में थी, एहतजाज कर रही थी कि अली अमीन को फ़लाँ ले गया, गायब कर दिया, मिसिंग पर्सन है। फिर वो खुदा के कहते हैं मैं तो गायब था ही नहीं, मैं तो वहीं बैठा था। और फिर जानबूझकर ज़ाहिर है उन्होंने रब्ता नहीं किया। अगर उन्हें गायब करने की बात फैल गई थी तो वो क्लैरिफाई कर सकते थे। क्या आपके लिए सरप्राइज़ था ये? सरप्राइज इसलिए मेरे भी हैरान नहीं था कि आपको अंदाज़ा होगा कि जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस पस्तैयत का हमने बड़ी जवानमर्दी के साथ मुकाबला किया और जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, उनके MNAs, MPAs, हमारे जो और मशरान थे या पार्टी लीडर्स थी या लीडरशिप जो थी, तो जिस बहादुरी के साथ 2 दिनों से 4 तारीख से लेकर 5 तारीख की सुबह या तक बुरहान इंटरचेंज पे मुकाबला करती रही, तो मेरे लिए इसलिए भी सरप्राइज़ और गम गुस्से का एहसास इस पर भी नहीं था, क्योंकि हमने जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस पस्तैयत का मुजाहरा हमने देखा, शायद अल्लाह किसी और को ना दिखाए, लेकिन फिर भी इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमारा जो मोटो था, हमारा जो नारा था, हमारा जो मकसद था कि हमने हर हाल में ही डी चौक पे पहुँचना है, तो अल्लाह ने हमें इस पर कामयाबी दी और हमने शुक्राने की नवाफिल भी अदा की। अल्लाह के हाथ से दरेज भी इस बात पे हो गए कि हमें जो वादा किया था खान साहब के साथ कि हमने डी चौक पे ही पहुँचना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें इस पर कामयाबी दी। और मेरे चीफ मिनिस्टर सरदार अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जवानमर्दी के साथ इस पूरी सिस्टम को लीड किया और लीडिंग रोल प्ले किया। जो खान साहब ने उसको टास्क की जिम्मेदारी दी थी, उसने बखूबी बेहतर तरीके से अंजाम दी सारी अपनी जिम्मेदारी, और आखिर में उन्होंने डी चौक पे ही वही कलमात अदा कर दिए जो खान साहब ने उसको। वैसे खान साहब, ये तो आप कह रहे हैं, पहले तो आप भी यही कह रहे थे कि उनको गायब कर लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया। एनीवे, वी वोंट क्वेश्चन यू अगेन ऑन दैट। ये बताएं कि इस पूरे मामले में तहरीक इंसाफ वालों का रोल ये नज़र आया कि आप अली अमीन की मुबैना गिरफ्तारी का शोर मचाकर कारकुनों को मुश्तल करते रहे, और आपको पता ही है, देयर इज़ एन एग्जाम्पल, पीछे इतनी पुरानी बात नहीं है, खुदा न खास्ता आपका कोई कारकुन जोश में आकर किसी रियासती इदारे पर हल्ला बोल देता तो जिम्मेदारी लेते या 9 मई की तरह उसे भी इलाकी साजिश करार देने की कोशिश करते। मतलब अगर ये हो जाता तो क्या करना था, उसके बाद इरादा क्या था? अगर मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो 4.25 करोड़ की आबादी के एक नुमाइंदा हमने यहाँ पे बना के उसको बिठाया हुआ है, वो यहाँ पे उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो इसको मैं किस चीज़ से ताबीर करूँ? ये इन लोगों को सोचना चाहिए था जो कि इससे पहले 9 मई से पहले खान साहब के साथ उन्होंने जो जुल्म किया, जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट से लेके गए, वही लोग थे जो कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी यही सलूक अमल करना चाहते थे।
लोगों को इश्तिहाल दिलाना चाहते थे, लोगों को गम गुस्सा दिलाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने एक रहम किया, मैं इतना कहूँगा। और रही बात आपकी कि इदारे के लोग, मेरे यहाँ KP असम्बली में भी कल प्रोटेस्ट था, चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में था, पुरअमन तरीके से कोर कमांडर हाउस के सामने कोई नहीं गया। 9 मई का पहले जिस तरह के तरीके से ड्रामा रचाया गया, कल भी हम वर्कर सारे जा सकते थे, लेकिन हम वर्करों को सारे वर्कर्स को ही हमने यहाँ पे KP असम्बली में बुलवाया। रोड पे उन्होंने 5-10 मिनट का प्रोटेस्ट किया असेंबली में लेके इन सारे वर्कर्स को, उन्होंने अपना गम गुस्सा इधर। प्लान इज देयर। अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप कोर कमांडर हाउस के सामने जा सकते थे, ये हो सकता था, लेकिन आपने मेहरबानी की है कि आपने असेंबली में बुला लिया लोगों को। इट डजंट मेक सेंस खान साहब, आप लोगों ने खुद कहा था कि गंडापुर साहब मिसिंग है, मतलब किसी और ने तो नहीं आके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनको तो उठा लिया गया है, तो किसी पे कैसे इट इज नॉट मेकिंग सेंस, किसी को कैसे। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि पार्टी गंडापुर साहब तो चले रूपोश होते ही हैं, लेकिन बाकी पार्टी क़यादत भी गायब रहती है, एहतजाजों में शामिल नहीं होती। आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू हमने सुनाई, फिर आपके कारकुन भी इस पर नाराज़ होते हैं, तो ये कोई स्ट्रैटेजी है? मेरी नज़र में तो इनको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। मुझ समेत पार्टी का हर बंदा जिसको लीडरशिप ने जो अहकाम जारी किए थे, मन व अन उस पर अमल करता रहा। हम सारों ही ने 4 तारीख से लेकर जिस दिन हम यहाँ से निकले और जिस तरीके से हम निकले, जिस माहौल में हम निकले, हम खुशी के इज़हार के साथ निकले थे कि हम पुरअमन एहतजाज लेके जा रहे हैं, हम वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस आएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें रास्ते में ऐसे ही जालिम मिलेंगे और ऐसे ही हमारे साथ बर्बरियत जुल्म का मुकाबला करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम सब तो खड़े थे, अली अमीन साहब भी खुद खड़े थे, पार्टी की लीडरशिप भी खड़ी थी, जिसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, वर्करों के साथ आज तक खड़े हैं। ये नहीं कि हमने बस एक धरना प्रोटेस्ट करके उनको छोड़ दिया, नहीं, इंशाल्लाह तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक खैर वाफियत उनको हम अपने घरों पे ना पहुँचे। हमारी लीडरशिप में अक्सर अभी भी हमारे MPs, हमारे मौजूदा मिनिस्टर, हमारे साबिक मिनिस्टर पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ आज हमने KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर भी हमने जारी करवा दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है और आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता है कि फलाना बंदा इस एहतजाज में नहीं था, ये साइड पर हुआ था, तो आप हमारे साथ शेयर करें, तो हमारे लिए बड़ी आसानी की बात होगी। आप इस सिलसिले में आप आलिया हमजा से रब्ता करें, वो आपको फहरिस्त देंगी कि कौन था और कौन नहीं था। अच्छा, अब फाइनली ये सवाल ये है कि आगे क्या करना है, तो ये बता दें कि ये तो तय है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज ही होता है, और इसलिए सब नज़रें जो होती हैं वो भी उस पर हैं कि अगला प्लान क्या होगा। तो ऐसा एहतजाज दोबारा करने का कोई आप लोगों का इरादा है या नहीं है? तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे कायद, हमारी सेंट्रल लीडरशिप या पार्टी का जो एक तंजीमी ढांचा है वो इस हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर मुझ समेत इंशाल्लाह उस पर यह फ़र्ज़ होगा कि हम खान साहब के हुक्म के लिए, खान साहब के उस मिशन के लिए, उसकी बातों को मनवाने के लिए, जिस तरह हमने D चौक पे इंशाल्लाह पहुँच के दम लिया, वैसे इंशाल्लाह उस रोज़ भी हमें अपना उसी प्लान के मुताबिक जाएंगे और अपना वो टारगेट फिर अचीव करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें जो पार्टी देगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, जब पार्टी डिसाइड करेगी दोबारा पर जाएंगे और टारगेट अचीव करेंगे। क्या टारगेट था? D चौक पे पहुंचना, वो तो अचीव किया। हाथ लगाया नहीं, वो तो अचीव किया ना उमा यार। ब्रेक ले। अच्छा जी, आपको बताएं कि जिन खेलों में पाकिस्तान में ख़वातीन की दिलचस्पी हर साल बढ़ती नज़र आती है, उनमें कौन सी है? फुटबॉल सरे फहरिस्त है जी ये खेल, और यही वजह है कि हर सीज़न में हम नए क्लब, नया टैलेंट देखते हैं, और हमारी जो कौमी ख़वातीन टीम भी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ये टीम दुनिया में कहाँ खड़ी है ये पता चलेगा सैफ विमेंस चैंपियनशिप में, जो अगले हफ्ते से नेपाल में शुरू हो रही है। और इसी पे बात करने के लिए कौमी फुटबॉलर हैं सोहा हिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहा, थैंक यू टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। बताइएगा तैयारी क्या चल रही है? अब चैंपियनशिप तो इम्पोर्टेंट है, सबकी नजरें आप लोगों पे होंगी। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही है। 1 अक्टूबर से हमारा कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद में, एंड रोज़ हम सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करते हैं, फिर आते हैं, सोते हैं, शाम में ट्रेनिंग करते हैं।
तो हमने ये सोचा हुआ है कि ऑब्वियसली दुनिया में शायद सैफ चैंपियनशिप इज नॉट द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट हमारे लिए ये अपना हमारा खुद का वर्ल्ड कप की तरह है, तो हम जितना प्रिपेयर कर सकते हैं हम उतनी अच्छी तैयारी करेंगे। I'm sure कि any opportunity that you girls get to showcase your talent, you would welcome it. ये अच्छी बात है। सोहा, वैसे हमें अपनी एक सेंस दें कि अब हम उस दौर से निकल गए हैं कि जहाँ लोग सुनते हैं कि जी आप क्या करती हैं, यूर अ फुटबॉलर, तो हैरान होते हैं, या अभी भी हैरान होते हैं? नहीं, हैरान तो अभी भी होते हैं। आई थिंक वी टेक अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैक एवरी टाइम, बट अभी भी we have a long way to go. That's not to say कि positives नहीं है, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बट अभी और बहुत आगे जाने से पहले के लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो जाए। हम अपनी तरफ से आपको बता सकते हैं एक पॉजिटिव तो आई थिंक और इनकरेजमेंट की बात तो ये है कि दे अ फ्यू इयर्स बैक दिस वाज नॉट इवन अ टॉपिक फॉर अस, यू नो, टू टॉक अबाउट वुमेन्स फुटबॉल। तो हमें खुद को भी पता चल रहा है कि हाउ व्हाट अ लॉन्ग वे द वुमेन एंड द गर्ल्स हैव कम इन दिस स्पोर्ट। अच्छा, आपसे ये जानना ज़रूरी है कि वो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, जो कोचेस हैं, ये ऐसी ही हैं जैसी होनी चाहिए या फिर इनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? Talking about it from Pakistan's perspective, जो what Pakistan has to offer, वो PFF ने हमें बेस्ट दिया हुआ है। हम जिन्ना स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड हमारा बहुत प्रोफेशनल कैंप लगा हुआ है, मतलब ट्रेनिंग के बाद आइस बाथ्स होते हैं, रिकवरी होती है, कोचेस बहुत एडवांस्ड है हमारे, प्रॉपर लाइसेंसिंग है उनकी, टैक्टिकल सेशंस होते हैं, क्लासरूम सेशंस होते हैं, हमारी डाइट प्रॉपर होती है। तो उस हिसाब से मतलब जितना वो बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखने जाएं तो दूसरी कंट्रीज की फैसिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आगे होती हैं। So what Pakistan has to offer, we're getting the best, but it's not near what the standard should be. मर्दों की टीम में हमने देखा है हमारे कुछ बॉयज़ जो हैं ना वो यूके वगैरह से भी ज्वाइन करते हैं, तो क्या ख़वातीन की टीम में भी ऐसी खिलाड़ी हैं मौजूद? जी जी बिल्कुल, हमारी काफ़ी खिलाड़ी हैं जो यूके से आई हैं, कुछ कनाडा से हैं एक तो, और एक यूएस से हैं, तो हमारे बाहर की भी पाकिस्तानी हमारे कैंप को ज्वाइन कर रही होती हैं। अच्छा, तो वो तो ऑब्वियसली जो बाहर से प्लेयर्स आती होंगी तो वो अपना एक्सपीरियंस भी लेके आती होंगी, डेफिनेटली वो भी एक इनरिचिंग आप लोगों के लिए होगा एक्सपीरियंस। दूसरी बात भी आप हमें बता दें कि इस चैम्पियनशिप के लिए जिसके लिए आप नेपाल जा रहे हैं, डू यू स्टडी द अपोजिंग टीम? पहला मैच आप लोगों के इंडिया के अगेंस्ट है, तो उसको भी स्टडी करते हैं कि प्लेयर्स हैं, किस तरह टैकल करना है, क्या करना है? जी बिल्कुल, दैट्स पार्ट ऑफ लेट्स से होमवर्क। हम ट्रेनिंग तो करते हैं बट कोच हमें होमवर्क भी देते हैं कि हमारे ओपोनेंट्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश हैं, उनके जो लास्ट ईयर में उनके मैचेस हुए हैं 5-6 मैचेस, वो हम देखते हैं, फिर हम ग्रुप्स में उसको एनालाइज करके डिस्कस करते हैं कोच के साथ कि क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। तो ये बहुत डिटेल में हम टैक्टिकली कोच के साथ प्लान कर रहे होते हैं। परफेक्ट, चलिए लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, कहाँ आपने ट्रैवल किया अब तक, कितने आप चैंपियनशिप्स कर चुके हैं, और ज़रा अपनी सक्सेसेस तो हमें बताएं ना। वी स्टार्टेड 2 years ago, जो हमारा बैन के बाद 8 साल बाद वुमेन्स नेशनल टीम बनी थी 2022 में, वो हमारा पहला टूर्नामेंट नेपाल में हुआ था। तो दिस इज़ अ गुड चांस फॉर अस टू सी कि 2 साल में हमारा उसी जगह जाके कितना प्रोग्रेस है। उसके अलावा हमने सऊदी में भी खेला हुआ है, ताजिकिस्तान में भी प्लेड ओलंपिक क्वालिफायर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने सिंगापुर में भी जाके फ्रेंडली खेले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड 4 to 5 really good tours in the last 2 years and hoping कि और भी आगे हम जाके खेलेंगे। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक सोहा टू यू एंड द टीम एज वेल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह जब आप बहुत कामयाब होकर वापस आएंगे देन वील हैव यू बैक ऑन द शो। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। ओके, लवली, मुझे अच्छा लगता है। देखिए हमारी वुमेन्स क्रिकेटर्स भी वर्ल्ड कप चल रहा है यूएई में, वहाँ वो कर रही हैं, 2 साल पहले बिल्कुल ही सफ़र शुरू हुआ है बैन के बाद, इतनी बड़ी पाबंदी थी। उसके बाद there are girls who are determined, who have their support system as well. It is very encouraging. मतलब वो काम भी कर रही हैं, they also know they have a long way to go but they are at it, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब ने, और बात हम वही कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, नहीं तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो हुआ है ओवर द वीकेंड, और उन्होंने एक्चुअली इसमें जो वसूल करना, हासिल वसूल जो होना था, जो उनके पॉइंट से क्या उन्होंने वो अटेन किया कि नहीं। भट्टी साहब बताइएगा, मतलब बहुत कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनका छुपना उभरना, फिर आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ जो मकासद जहन में रख कर निकली थी, कुछ हासिल हुआ उसमें?
इस सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है तरीके इंसाफ का इhtजाज। ये मुनासिब वक्त नहीं था इhtजाज का। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और सरबराह मुमलकत आ रहे हैं, तो ये मुनासिब वक्त नहीं था इhtजाज का। इhtजाज नहीं करना चाहिए था। हासिल वसूल क्या हुआ वो आप दुआएं दें इस हुकूमत को, जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक और GT रोड से मोटरवे तक ऐसा माहौल बनाया कि लगता था तहरीक इंसाफ 50 लाख लोग लेके आ रही है। तो इस हुकूमत को दुआएं दें जिन्होंने इस इhtजाज को सुपर डुपर बना दिया। तीसरी बात, अली अमीन गंडापुर का उभरना, छुपना, फिर अब उभरना, यानी लपटना चपटना फिर लपटना, अपने काफिले को कर अचानक चाय पीने चले जाना, और काफिले का एंड चंद फरलांग पर होना था D चौक पे, तो वहाँ छोड़ के सारे काफिले को, जब कोई और बड़ा सियासतदान नहीं था, उस पर अली अमीन गंडापुर को सलाम। फिर वहाँ छापा पड़ा, हालांकि इनको बताया गया था कि आपको अगर आप KP हाउस गए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, वहाँ ना जाइएगा, लेकिन ये KP हाउस गए। वहाँ फिर रेंजर और पुलिस आई और उन्होंने घेरा डाला और अंदर उन्होंने जो कुछ किया वो सारों के सामने। तो इन्होंने सुलेमानी साहब अली अमीन अकेले नहीं, वैसे बहुत से वो तो एटलीस्ट कहीं पहुंचा कर छोड़ते हैं कारकुनों को, बाकी तो कहीं नज़र ही नहीं आए। गिरफ्तारियों का खौफ भी जेन्युइन है, लेकिन आपकी नज़र में सियासी बका के लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक है? गिरफ्तारियों से डरना मुनासिब है ऐसे वक्त में? आईनी तरमीम आ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, MNAs और सेनेटर्स को कहा गया था कि आपके छुपना है, सामने नहीं आना, वरना आपको उठा लिया जाएगा, लोटा कृषि पर मजबूर किया जाएगा। और दूसरी वजह ये थी कि जब फ़ौज आई तो बहुत सारे जो काफ़िले थे वो इस्लामाबाद के बाहर रुक गए, बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे वो नहीं आए। और तीसरी वजह इनके आपसी इख्तलाफात हैं। और चौथी वजह मुसलसल एहतजाज कर कर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन थक जाता है बंदा, तो ये भी वजह थी। चलिए, कुछ वजूहात आपने कहा कि थी जिसकी वजह से लीडरशिप नहीं नजर आई, और आपसी इख्तलाफात भी इनके हैं, तो ये भी आपका कहना था दैट माइट बी द रीज़न। अच्छा जी, अभी हम ज़रा करिए काउंसलर और एजुकेशनल सैयद आबदी साहब से बात करेंगे। आबदी साहब, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा ख़ानदान हो जो अपने घर में किसी न किसी को डॉक्टर बनता देखना ना चाहता हो। अब यही वजह है कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए लाखों उम्मीदवार नज़र आते हैं जो बनना चाहते हैं डॉक्टर, जो नहीं एडमिट हो पाते, उनके लिए क्या करियर चॉइसेस हैं? मतलब क्या कहना है आपका इसमें? पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस जो होती है वो होती है बस हम मेडिकल कर लें, डॉक्टर बन जाएं, MBBS कर लें, BDS कर लें। 1,65,000 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान से और हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं उनसे इस टेस्ट में जो पिछले संडे गालिबन हुआ MD कैट का, उसके अंदर बैठते हैं। अब यकीनन हर आदमी तो पास नहीं कर सकता, परसेंट है। हमारे पास लगभग 21,000 सीट्स हैं मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल की, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो क्यों ना हम और एरियाज की तरफ देखें जो बायोलॉजिकल साइंस से, अगर आपने प्री मेडिकल किया है और आप मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से एसोसिएट रहना चाहते हैं, तो आइए देखें कौन कौन से एरिया हैं जिनके अंदर रिसर्च भी है, जिनके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं। ये वो एरिया हैं जिनके अंदर बायोमेडिकल साइंस, जिसके अंदर मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टेम सेल्स, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग। यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम कितनी बार ये बताते रहे हैं कि इतनी तरक्की हो गई है कि देयर आर सो मेनी एवेन्यूज जिनको परसू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आबदी साहब, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ऑल ऑफ यू। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय, हैव अ ग्रेट डे।